आप किसी भी बैंक के यूजर हो, एग्जांपल हो जैसे एचडीएफसी बैंक की एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हो और उसमें कोई नया ऑप्शन आता है कि भैया लोन करके कोई नया ऑप्शन आ गया है। अब फ्रंट एंड पे तो नहीं, बट इसके बैक एंड में जो काम हो रहा है उसमें से मेजर काम जो हमारा न्यूजन संभालता है। तो यही काम करती है कंपनी। ठीक है, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको एक एग्जाम्पल में समझ आ जाए न्यूजन है क्या और करती क्या है और रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कंपनी करती है डेवलप एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर क्या होता है भैया? एंटरप्राइज कोई बड़ी कंपनी हो गई, तो एग्जांपल मैंने दे दिया आपको एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो समझे ना, उस एग्जांपल समझ जाना भी ये क्या है, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। ठीक है, इससे आसान भाषा में मैं नहीं समझा सकता था भाई आपको। ठीक है, हेल्प कंपनी ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, ऑटोमेट करने की पूरी हेल्प करती है। एचडीएफसी बैंक का भैया बंदा थोड़ा ना बैठेगा पीछे की भाई हर बार लोन के लिए नई क्वेरी प्रोसेस करेगा, ये सब ऑटोमेटेड होता है, तो वो सारा ऑटोमेट बिजनेस ये लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, उसका प्रोवाइड डॉक्यूमेंट एंड कंटेंट मैनेजमेंट। ठीक है, जो टेक्निकल समझ सकता है समझ जाओ इस पॉइंट को, वरना कोई दिक्कत नहीं है। एनेबल कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट यही जो आप एचडीएफसी बैंक में करते नहीं है, कम्युनिकेट बीच बीच में। ठीक है, तो उन सबके बैकएंड पे कौन काम कर रहा है? अपना न्यूजन भाई, और कौन? ठीक है, सर्व्स मेनली बैंक्स, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट, एंटरप्राइज। मैं बताता हूँ कौन कौन है इसके कस्टमर। ठीक है, देखो न्यूजन के जो सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स है बेसिकली आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई इनमें लिखा हुआ है बट मुझे इसका श्योर नहीं है। ठीक है, एसबीआई बैंक का मैं श्योर नहीं हूँ कि ये है या नहीं है, बट एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक का मैं श्योर हूँ। ठीक है, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी। भैया वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसा जेन्युइन कंटेंट आज तक आपने देखा नहीं होगा। और जो ये पूरी रिपोर्ट पढ़ा के भैया बैठ के बनाइए रात के 2 बजे। ठीक है भैया, एक लाइक करके जाना भाई, तुम्हें पाप लग जाएगा ना, न्यूज एंड का पाप लगेगा, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी, मैक्स लाइफ, ऐसी ऐसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भी इनके क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट में जो मेजर स्कीम्स आती हैं, फिर उनके कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं। ठीक है, ई वाले, ई मतलब इलेक्ट्रिकल वाले। ठीक है, ई का मतलब इलेक्ट्रिकल होता है इसमें। ठीक है, जैसे ई कम्युनिकेशन होता है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, तो वही होता है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो वो सारे भी यहाँ पे न्यूजन के क्लाइंट्स बनते हैं। उसके अलावा भैया ग्लोबल का, और एक और मैं अच्छी बात बताऊं, आगे चल के पूरा डिटेल में बताऊंगा, ये इंडियन कंपनी है गाइस। ठीक है, तो आपको प्राउड होना चाहिए इस कंपनी पे। ठीक है, आ गया ग्लोबल क्लाइंट्स, दे आल्सो सर्व फॉर्च्यून। आपको जो है 500 कंपनी अक्रॉस यूएस, मिडिल ईस्ट, एशिया एक्सेट्रा। ठीक है, और यही मेजर रीजन है ग्लोबल क्लाइंट्स है इनके, यही मेजर रीजन है शेयर इतना बड़ा डंप क्यों लिया है। आगे चल के पूरा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहले स्टॉक का पी आपको मेरे को दिखाना है, ये बहुत जरूरी है। वैल्यूएशन अभी बहुत आई है। ठीक है, इतना गिरने के बाद भी शेयर 38 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और जबकि इंडस्ट्री वैल्यूएशन 30 का है बस। यही सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट मुझे यही लगा। बट इसमें एक अच्छी बात ये भी है, प्रॉफिट जो है आपका 5 साल में लगातार प्रॉफिट जो है 33% से ग्रो किया है सीएजीआर बेसिस पे। ठीक है, और सेल्स थोड़ी डिक्रीज हुई है, इसलिए ये नंबर आपको कम लग रहा है। मैं दिखाऊंगा आगे सेल्स के भी, अभी हम रिजल्ट पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वैल्यूएशन चेक करो। ठीक है, देखो ये है आपके सामने डेटा मैं लाया हूँ 5 साल का। ठीक है, पी रेशो का डेटा है ये हमारे 5 साल का, सिर्फ इसी का। और इसका मीडियन पी कितना होता है? 28.6। और अभी कितना चल रहा है, कितना बढ़ाया मैंने? 38। ठीक है, 38 के पी पे चल रहा है, जबकि मीडियन अभी भी नीचे है। तो अभी भी कहीं ना कहीं स्टॉक यहाँ पे महंगा है, मतलब इतना ही गिरावट आने के बाद भी स्टॉक आपको महंगा मिल रहा है। एक कंसर्निंग पॉइंट है ये छोटा सा। ठीक है, अब आओ प्रोस पे और कॉन्स पे, दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे हम। भाई वीडियो को लाइक कर देना, बहुत लिटरली बहुत मेहनत लगी है, नहीं मैं करता हूँ इतनी मेहनत, बट भाई आप लोग के लिए कर दी मैंने। ठीक है, प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भले करो ना करो, बट लाइक जरूर कर देना भाई, और कमेंट हो सके तो कमेंट भी लिख देना भाई कुछ बढ़िया सा। ठीक है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। ये अभी हम रिजल्ट्स पढ़ेंगे तब भी आपको झलकाऊंगा मैं इसकी छोटी सी झलक। बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है यहाँ पे डेट फ्री के नाम पे। ये रिजर्व इतने तगड़े हैं, और भैया लोन है ही नहीं कंपनी पे, इसीलिए ये मेजर रीजन है कि भैया कंपनी अभी भी खड़ी है इतनी गिरावट के बाद भी, जबकि इनके क्लाइंट्स थोड़ा सा हाथ धो बैठे हैं ये लोग। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे चल के। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया ये वाला पॉइंट। ठीक है, कि 33% के सीएजीआर बेसिस पे 5 साल पे प्रॉफिट इनका ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड भी देती है भाई, 21% का डिविडेंड है भाई, और क्या चाहिए तुम्हें। उसके अलावा बस एक छोटा सा पॉइंट, बुक वैल्यू के 8 टाइम्स यहाँ पे ट्रेड करिए, इसका मतलब बस सिंपल सा ये है कि भैया वैल्यूएशन महंगे हैं। ठीक है, शॉर्ट में आप समझो इस चीज को। उसके बाद आता है मेरे फेवरेट पार्ट पे, एंड ये ऐसा पार्ट है जिसके लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, बैलेंस शीट। और ये हम निकालेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस डिस्कस करने पे मतलब नहीं है, क्योंकि गड़बड़ जो हुई है वो इसी वाले क्वार्टर में हुई है, इसलिए हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो
पूरा डेटा आपके सामने आया है। ये तमीज से सुन लेना, यहाँ से वीडियो बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी एंड यहीं से आपको समझ में आ जाएगा शेयर को आपको होल्ड करना है या सेल कर देना है। ठीक है, वो सुनते रहना ढंग से। ठीक है, ये देखो सितंबर 2022 से लेकर जून 2025 का हमारे पास डेटा है। ठीक है, ये पिछले साल जून का है और ये उससे पिछले साल 2023 का जून का है। ठीक है, तो मैं इसको कॉलम बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये देखो, तो यही रिजल्ट हमें देखने होते हैं। ठीक है, 2023 में 224 करोड़ की सेल कर रहा था जून में। ठीक है, 283 करोड़ की सेल 2024 में जून में, इस बार जो है 281। और पिछले क्वार्टर से आप चेक करोगे बहुत भयानक, जहां 400 करोड़ कुछ सेल हिट करने वाली थी कंपनी, भैया अचानक से 281। यही मेजर रीजन है जिसके चक्कर में यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। ठीक है, बस सेल्स इनकी बहुत तगड़े लेवल से गिरी है और इसका रीजन क्या है, सेल्स क्यों गिरी है, आगे आपको पता चल जाएगा। अभी देखते रहो वीडियो को। उसके अलावा एक्सपेंसेस भी इनके बड़े हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस मतलब इतने ही रहते हैं, हमेशा से इतने ही है, कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं है ना, बहुत ज्यादा घटे हैं, नॉर्मल से, मतलब एक्सपेंसेस को हम इग्नोर कर सकते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, देखो नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है उसमें इंटरेस्ट वगैरह जो है चीजें हटाई जाती हैं, अदर इनकम को जोड़ा जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीधा सूखा प्रॉफिट हमें बताता है एक्चुअल में कितना कमाया है कंपनी ने। ठीक है, अभी इसमें अदर इनकम नहीं जुड़ा है, ना इसमें जो आपके इंटरेस्ट वगैरह कम हुए हैं या घटे हैं या बढ़े हैं, कुछ भी नहीं, सीधा साधा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये बहुत कम हुआ है भाई। ठीक है, मतलब लिटरली ड्रास्टिकली कम हुआ है भाई। ये 36 करोड़ का रह गया, जो पिछले क्वार्टर में 128 था भाई। और ये मैं आपको ये बता देता हूँ, जून में हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, ये आप चौंको मत इसको देख के। ये देखो 92 करोड़ से जून में जो 28 करोड़ हो गया था, उससे पहले 118 करोड़ से 41 हो गया था। ठीक है, और 128 से 36 हो गया है। ये साइक्लिक है। ठीक है, यहाँ पे ना स्टॉक ही साइक्लिक है एक्चुअली। ठीक है, जून में हमेशा इसके जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स में डिफरेंस देखने को मिला है हमारे। ठीक है, इसलिए अब ना लोग पैनिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो है 36 करोड़ हो गया 128 से, बट ये नहीं देख रहे भाई हर बार जून में होता ही है। ठीक है, अगले क्वार्टर थोड़े थोड़े बढ़ते हुए हमें देखने को मिलेगा और मार्च में हाईएस्ट एवर हो जाते हैं इनके। ठीक है, तो इस चीज को समझ रहे हैं आप। देखो मार्च में तो हाईएस्ट एवर है, बहुत खिचपिच हो गई, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे देखो मार्च में हाईएस्ट थे, उससे पहले मार्च में हाईएस्ट थे, अभी यहाँ पे मार्च में ही हाईएस्ट थे। ठीक है, तो मार्च में हमेशा हाईएस्ट रहते हैं इनके और जून में सबसे कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को नोट करिए, इस पॉइंट को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब आगे भैया हम लोग नेट प्रॉफिट पे अपने। ठीक है, अभी तक हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिस्कस किया। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी डिस्कस करना जरूरी है और ईपीएस भी डिस्कस करना जरूरी है। उससे पहले एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक माइंड्स, फ्री में स्टॉक से मिलता है, जहां पर आप लोग बड़े बैच छाप सकते हैं। अभी तक फ्री है चैनल, बाद में पेड हो जाएगा, तो अब भी कभी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अब आओ वापस आओ, ज्यादा भटकना नहीं है इधर उधर। देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो है गिरा है, बिल्कुल गिरा है, 101 करोड़ से 49 हो गया है। ठीक है, तो ये आपको बस इतना ही यहाँ पे बताना है। पूरा हम लोग अभी किची पिची डिस्कस कर लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कि भाई जून में कम हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम अब इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ईपीएस डिस्कस करना जरूरी है, ये मेरा फेवरेट पार्ट रहता है हमेशा कि भैया एक शेयर पर कंपनी कमा कितना रुपया रही है। तो ईपीएस जो है अभी भी पॉजिटिव है, हम लोग ये नहीं बोलेंगे भाई बुरा हो गया ईपीएस। ठीक है, 3 रुपया अभी भी 3-3.5 रुपया पर शेयर पे कमा रही है कंपनी। उससे पहले 7 रुपए कमा रही थी, आई नो, इसलिए शेयर में गिरावट भी तो आई है ना, अब ये भी तो समझो आप। ठीक है, तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा लोड मत लो। उसके बाद आ जाता है, ये मैंने जो आपको बोला भाई डेट फ्री है कंपनी ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे देखो रिजर्व, भाई रिजर्व देखो यार तुम, भयंकर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे रिजर्व चल रहे हैं भाई। इसके मार्च 2025 का डेटा है 2014 से। ठीक है, 10-11 साल में ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर 1273 करोड़ रुपया इनके पास रिजर्व में पड़ा हुआ है। कल को कुछ भी हुआ कंपनी में, सीधा पैसा निकाल सकते हैं यहाँ से। यार रिजर्व बहुत बड़ी चीज होती है ये ना, आपका मतलब बोलते हैं ना कि भाई जैसे बैंक में एफडी होती है आपके लिए, ठीक है, बुढ़ापे का सहारा, वैसा कंपनी का सहारा होता है रिजर्व। ठीक है, और बोरोइंग्स यहाँ पे जो है कमी है, बहुत कम है, 48 करोड़ की बोरोइंग है, कोई बहुत बड़ी बोरोइंग नहीं है और ये चलती रहती है, बल्कि कमी हुई है। बीच में 2020 में तो बहुत ज्यादा बोरोइंग थी इनके पास, उसके बाद से धीरे धीरे करके कम की थी इन्होंने, फिर थोड़ी बड़ी भी है, थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है बोरिंग्स, कोई बहुत ज्यादा कंसर्निंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसलिए इस पर फोकस नहीं करेंगे हम लोग ज्यादा। ठीक है, अब आ जाता है शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। बत्ती बनाई जाती है हमेशा पब्लिक की। ठीक है, जून 2023 में 0.9% का स्टेक था, मतलब 1% का स्टेक भी नहीं, और स्टॉक भागा भाई, कुत्तों की तरह भागा। उसका पब्लिक हुई पागल, और अब पागल हो गई 9%। ठीक है, 9% का जंप यहाँ पे सीधे, फिर उसके बाद 19% कर दिया भाई। उसके बाद यहाँ पे शेयर्स में धीरे धीरे जैसे जैसे गिरावट आना चालू हुई, वैसे वैसे पब्लिक से माल यहाँ पे छीना गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे 16.06 दिसंबर 2024 से फिर से जो है ये डेटा बढ़ने लग गया ऊपर की साइड पे, इसलिए शेयर गिर रहा है।
या यार देखो ये ना साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ये मैं ना आपको ऐसे समझा नहीं पाऊंगा इस चीज को। ये आप अपनी खोपड़ी पे दिमाग लगा के या फिर चैट जीपीटी से जाके पूछना अच्छे से कि भाई पब्लिक के बढ़ने पे शेयर गिर क्यों जाता है। ये ना बहुत बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब मैं इसको कवर करने जाऊंगा तो बहुत टाइम ले लेगा आपका, ठीक है, और इतना टाइम आपके पास भी नहीं है ना मेरे पास है, ठीक है। तो बस इतना समझ लो, जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती है शेयर में थोड़ी थोड़ी आपको जो है प्रेशर आता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। बस यही पब्लिक वाला एक कंसर्निंग पॉइंट है, पब्लिक धीरे धीरे करके बढ़ रही है और ये बढ़नी नहीं चाहिए, तब तक शेयर डंप रहता रहेगा। अब एक बार ना टाटा मोटर्स की पब्लिक होल्डिंग जाके चेक कर लेना, आपको समझ आ जाएगा शेयर चल क्यों नहीं रहा है आपका, और कब से नहीं चल रहा है, जब से पब्लिक अच्छा खासा घुसी है उसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं एफआईएस पे। एफआईएस भी यहाँ पे स्टेक थोड़ा कम कर रहा है, यहाँ पे 20.3% से 19.3 कर दिया, फिर 19.14, और ये बेच किसको रहा है, इनको, ठीक है, इनका काटा जा रहा है, ठीक है। एफआईएस अपना माल जो है पब्लिक को बेच रही है एक तरह से, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे डीआईएस ने थोड़ा बहुत स्टेक खरीदा है, और इसका डीआईएस ने स्टेक खरीदने का रीजन मेजर यही है कि भाई इनके पास म्यूचुअल फंड वालों के पास पैसा था, इनको कहीं तो लगाना था, तो इन्होंने कहीं भी लगाया हुआ है, ये वही वाली बात है। तो और स्टेक ऐसा कोई बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं है, अगर आप सोचे ना ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, नहीं, ठीक है। ये देखो बीच में कितना था, 10 पर बेचा भी है उन्होंने अपना स्टेक, ठीक है, और दोबारा अभी उतना भी नहीं कर पाए, 9.96 भी नहीं पहुंचाया अभी तक इन्होंने, ठीक है। तो इसलिए आप डीआईएस को ये मत समझो ये पॉजिटिव चीज है, नहीं है, ठीक है। बस एक नेगेटिव कंसर्न यही है कि यहाँ पे एफआईएस निकल रहे हैं धीरे धीरे करके और पब्लिक को अपना माल चिपकाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रमोटर ने भी थोड़ा माल यहाँ पे एग्जिट किया था, है बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं यहाँ पे प्रमोटर भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं न्यूजन एग्जैक्टली गिरा क्यों था भाई, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया ना यार, देखो मुझे पता है बार बार बोल रहा हूँ, अच्छा भी नहीं लग रहा होगा सुनने में, बट लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को हो सके तो, ठीक है। देखो न्यूजन स्टॉक फेल मेनली बिकॉज स्लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ, ठीक है, एग्जीक्यूशन डिलेज, ये था मेजर रीजन सेल्स गिरने का। मैंने आपको उस समय बोला था ना कि सेल्स क्यों गिरी है, उसका रीजन बताऊंगा, तो यही है गाइस, ठीक है। अब ना यहाँ पे मेरे को आपको ना थोड़ा डिटेल में कुछ बताना है। देखो ये है आईटी कंपनी, पहली बात तो ये समझो, और आईटी कंपनी इंडिया में जो आईटी कंपनीज है मेजरली चलती हैं ग्लोबल के भरोसे, ठीक है, और इनके क्लाइंट्स भी मैंने आपको दिखा दिए ग्लोबली, 500 प्लस जो है इनके कुछ यहाँ पर क्लाइंट्स हैं, ठीक है, ग्लोबली, ठीक है। और यही मेजर रीजन है, अभी बाहर के जो ग्लोबल हैं, ठीक है, ग्लोबल जी लिख देता हूँ, इन्होंने आईटी स्पेंडिंग कम कर दी है। आईटी स्पेंडिंग क्या मतलब कि इन्होंने जो है अभी पैसा, या एक तरह से मान लो कि सर्विस लेना थोड़ा कम कर दिया है, प्रोजेक्ट्स लेना थोड़ा कम कर दिया है, ठीक है। और इस चक्कर में क्या हो रहा है, डीले, ठीक है, और डीले हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स इनके। अभी ये सिर्फ न्यूजन की बात नहीं है, आप कोई भी आईटी सेक्टर उठा के देख लो, मेरे दोस्त भी जिसमें काम करते हैं, देखो मैं खुद आईटी बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए इतना डिटेल में मैं एनालिसिस दे पा रहा हूँ आपको न्यूजन के ऊपर। अगर मैं आईटी बैकग्राउंड से नहीं होता शायद मैं भी नहीं बता पाता। मैंने कंप्यूटर साइंस करी है भाई, क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो उसी का मैं फायदा उठाते हुए मैं आपको जो यहाँ पे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मुझे पता है यहाँ पे कैसे चलती है, जो मेजर कंपनी भी है ना, टीसीएस, इन्फी, ठीक है, और क्या नाम लो, टेकएम ले लो, कोफोर्स ले लो, कोई यहाँ पे बढ़िया हाइक दे नहीं रहे हैं, उल्टा यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स इन पे है नहीं और ले ऑफ ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। और इस चक्कर में यहाँ पे जो क्यों हो रहा है इसका, क्यों ये डिले हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स इनके, ठीक है, और डिले होंगे उतना ज्यादा यहाँ पे कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा। यही मेजर रीजन है कि न्यूजन क्यों कर रहा है, ठीक है। न्यूजन के जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स डिले होते चल रहे हैं, इनके प्रोजेक्ट्स जो आने थे वो भी नहीं आ पा रहे हैं, और नए क्लाइंट्स इनको मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि नए क्लाइंट्स पैसा खर्च करना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो यही इसका मतलब देखो, सिर्फ इतने वर्ड को मेरे को कितना टाइम लग गया समझाने में। अब मैं अगर ये समझाना चाहूँ ना, बैठ के आपको 3 घंटे की पीपीटी बना के दे सकता हूँ, 3 घंटे का प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, बट मुझे बहुत शॉर्ट रखनी है वीडियो, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी यहाँ पर जो आपको मैं जल्दी जितना जल्दी हो सके समझा सकूँ चीजें, ठीक है। ये इतना इनफ नहीं होता है भाई, आप एक वीडियो देख के जज नहीं कर सकते हैं कि आपको शेयर रखना चाहिए या नहीं रखना है। भाई आप अपनी जन्म पूंजी लगा रहे हो यार उसमें, ठीक है, सिर्फ एक वीडियो के बेसिस पे आप नहीं इन्वेस्ट या फिर आप अपना जो है सेल्फ डिसीजन नहीं बनाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली आप ये वीडियो देखने के बाद अपने आप भैया तमीज से बैठ के रिसर्च करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना, ठीक है। मैंने भी इस स्टॉक में पैसे लगाए हैं, बट अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट लिया है, मैं अभी चार्ट भी पढ़ाऊंगा आपको, अभी बहुत कुछ है दोस्तों वीडियो में, अभी बहुत कुछ है, अभी बने रहो तुम लोग, ठीक है, अभी नहीं जाने दूंगा तुम्हें, सुनते रहो, देखो मजा आएगा, वीडियो मजा आएगा, इतनी मेरी गारंटी है, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो न्यूजन स्टॉक फेल मेनली बिकॉज स्लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ, जैसे मैंने आपको बताया कि डिले हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स में, ये ग्रोथ यहाँ पे आ नहीं रही है, और दूसरा यहाँ पे डिले हो रहे हैं एग्जीक्यूशन में, ठीक है, एग्जीक्यूशन में भी डिले हो रहे हैं, ऐसा सिर्फ नहीं कि भाई प्रोजेक्ट ही डिले हो रहे हैं, एग्जीक्यूशन डिलेस, उसके अलावा वीक
क्वार्टरली अर्निंग स्पूड इन्वेस्टर्स ट्रिगरिंग डाउनग्रेड एंड शार्प डिक्लाइन। ठीक है, यहाँ पे जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने डिक्लाइन कर दी है रेटिंग्स वगैरह। सिर्फ न्यूजन की बात नहीं हो रही है, ऑल ओवर आईटी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, सब में जो है यही बुरी हालत है। न्यूजन का क्या, आप टीसीएस का स्टॉक उठा के देख लो भाई, समझ आ जाएगा तुम्हें क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आओ भाई, अब मेरा फेवरेट पार्ट यहाँ पे आपको समझाने का कि भैया न्यूजन आपकी प्रोडक्ट बेस्ड आईटी कंपनी है। ऐसा नहीं कि भाई टीसीएस जैसा या इन्फोसिस जैसा सर्विस बेस्ड कंपनी है, ना ना ना, ये है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एक सबसे नेगेटिव पॉइंट यही है कि भाई स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि भैया वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो उनके ना सर्विस वाले है ही नहीं मामला। उनको भैया अपना सॉफ्टवेयर बेचना है, सीधा मामला है उनका। ठीक है, चाहे वो नॉर्मली यहाँ पे लोकली बेच ले, मतलब इंडिया में बेच ले, इंडिया के बाहर बेच ले, उनका प्रोडक्ट बिकता रहेगा। सर्विस बेस के साथ दिक्कत ये होती है कि उनके पास जब तक क्लाइंट्स नहीं आएंगे, और स्पेशली बाहर के क्लाइंट्स लेते हैं क्योंकि वो डॉलर में पे करते हैं, तो तब तक यहाँ पे जो उनका काम चलता नहीं है। इसलिए टीसीएस इन्फी से ज्यादा ग्रोथ आपको हमेशा न्यूजन में देखने को मिलेगी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क यही है कि भाई वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अगर इनका प्रोडक्ट बिका नहीं, अगर इनका सॉफ्टवेयर भैया बीच में ही चलना बंद हो गया, कुछ ऐसा हो गया भैया, एक प्रोडक्ट इनका खराब होगा, पूरी रेपुटेशन खराब होगा और खत्म मैटर। ठीक है, देखो टीसीएस इन्फी इन सब का क्या है कि ये सर्विस बेस्ड है, तो अगर एक क्लाइंट के साथ कनेक्शन इनका थोड़ा बिगड़ भी गया तो इनका ये है भाई, ये फिर भी संभाल लेते हैं क्योंकि बड़ी कंपनीज हैं और इनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। हमारे इसका क्या है ना कि भैया अगर सॉफ्टवेयर बिगड़ गया, आपने 500 लोग को या 500 क्लाइंट्स को बेसिकली एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है और वही आपका खराब हो गया, पूरे पूरे 500 क्लाइंट आपके हाथ से चल जाएंगे। बस एक यही एक मेजर कंसर्न होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का, जो कि ये लोग बहुत स्मार्टली हैंडल करते हैं, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये बस मैं आपको एक समझा था कि क्या रिस्क होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और आज से नहीं है भैया, 1992 से, हर्षद मेहता के टाइम से, ये तब से कंपनी सर्वाइव कर रही है भाई। ये 1992, 2002, 2012, 2022, ठीक है, कितने 4 टिकट तो इन्होंने वैसे देख लिए हैं भाई। ये तो ऐसा डरने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है। अच्छी कंपनी का मतलब ये नहीं है भैया कल ही जाके खरीदारी कर लो, तो अभी भी वैल्यूएशन बहुत महंगा है, बहुत बहुत ज्यादा महंगे है, मैं तो बोलूंगा। ये कंपनी में अभी भी गिरने का स्कोप है भाई, पहले बोल देता हूँ। ठीक है, देखो न्यूजन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्यों है, क्योंकि वो अपना ओन सॉफ्टवेयर बनाती है। बीपीएम, ईसीएम, सीसीएम, लो कोड, दे आर देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, सॉरी, दीज आर देयर प्रोडक्ट्स। अब इनका मतलब क्या है ये समझाने बैठूंगा भैया, कंप्यूटर की पूरी क्लास देने पड़ जाएगी मुझे तुम्हें, तो इनके बारे में मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आपको अगर इंटरेस्ट है, वैसे तो जरूरत नहीं है आपको ये सीखने की, बट अगर इंटरेस्ट है, आप चैट जीपी से जाके पूछे भैया बीपीएम क्या होता है, ईसीएम क्या होता है, सीसीएम क्या होता है, लो कोड क्या होता है, सीएस की भाषा में, कंप्यूटर साइंस की भाषा में, वो बताएगा आपको सही से। ठीक है, तो आपको ज्यादा यहाँ पे नहीं बताना वाला हूँ। उसके अलावा क्लाइंट्स लाइक बैंक, इंश्योरेंस, बाई लाइसेंस दीज प्रोडक्ट एंड देन यूज देम फॉर द ऑटोमेशन, वर्क फ्लो, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया ये पॉइंट, ये तो इसको हम दोबारा कवर अभी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा यस, न्यूजन ऑल्सो प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर्विस बेस्ड है ही नहीं, बेचती है, सर्विसेज भी देती है अगर उनका रहता है, बट इनका मेन बिजनेस हमेशा सेलिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कंपनी क्या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है या फिर बुरी है, तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव यहाँ पे कवर कर लेंगे। आई होप वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, वरना भाई पाप तो आपको लग जाएगा फिर न्यूजन का, तो लाइक कर दो। ठीक है, सॉरी। आओ पॉजिटिव को डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। ठीक है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट हैव कंपाउंडेड ग्रेटर देन 20% इन रीसेंट ईयर्स। ठीक है, इसका मेजर रीजन क्या था कि इनको ना बड़ी बड़ी डील मिलती, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते, और ये साइक्लिकल सेक्टर है तो इनका ये ऊपर नीचे चलता रहता है, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। उसके अलावा ग्लोबल एक्सपेंशन मीनिंग बिग इंटरनेशनल डील्स प्लस स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन बीएफएसआई एंड गवर्नमेंट, ये एक कंसर्न, मतलब कंसर्निंग बोल रहा हूँ, ये एक मेजर पॉइंट है इनका कि भैया बाहर एक्सपेंड कर ही रही है। 500 प्लस जो है, मैंने बताया था आपको, क्लाइंट्स इनके ऑलरेडी हो गए हैं, और आई थिंक 70 से ज्यादा जो है ये कंट्रीज में ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुकी है और आने वाले टाइम में और करेगी, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके अलावा गवर्नमेंट में भी प्रेजेंस है इनका, बीएफएसआई। ठीक है, बीएफएसआई में भी है, तो भैया अब अगर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो न्यूजन उनका पार्ट बनेगा ही बनेगा डेफिनेटली। ठीक है, और इंडिया की इकोनॉमी तो ऐसी है भाई, बढ़ना ही है उसने, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे न्यूजन के पास। आज नहीं तो कल आएंगे, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले साल आ जाएंगे, बट कभी ना कभी तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, एआई प्लस लो कोड फोकस पोजिशन इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेंड, मतलब कि ऑटोमेशन, वर्क फ्लो, एआई टूल्स। ठीक है, एआई का बहुत बड़ा पार्ट है, और एआई करके ये स्टॉक को भगा दिया गया था। ठीक है, तो ये ज्यादा मत उड़ा करो इसके चक्कर में। एआई का अभी ना बहुत बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, एआई बहुत छोटे लेवल पे आज जो है काम कर रहा है।
ठीक है, तो एआई का बहुत बड़ा यूज है और ये कंपनीज ऑब्वियसली ग्रो करेंगी आने वाले टाइम में, सीखेंगी, ग्रो करेंगी, लर्न करेंगी, या कोई देखेगा रिकरिंग रेवेन्यू, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। अगर आपके पास रिकरिंग रेवेन्यू है ना भाई, कुछ उसके अलावा है ही नहीं, क्योंकि ये अपने लाइसेंस बेचते हैं, सॉफ्टवेयर जो बेच रहे हैं लाइसेंस बेचते हैं, और उसका भाई मंथली इनको सब्सक्रिप्शन या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन देना ही पड़ता है यहाँ पे क्लाइंट्स को, तो इसलिए इनके पास पैसा आता ही रहता है। ठीक है, जब तक कंपनी को अगर सही लग रहा है प्रोडक्ट तब तक वो यूज करती रहेगी, मतलब अपना पैसा यहाँ पे आता रहेगा इनके पास। ठीक है, इसके बाद आरओई होता है आपका रिटर्न ऑन ये इक्विटी। ठीक है, 20% से ज्यादा है, जो कि एक आईटी मिड कैप आईटी कंपनी के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, कंपेयर करोगे आप पीयर से तो एक 20% एक अच्छा ग्रोथ है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट छूट गया, ये मैनेजमेंट एम्बिशन टारगेटिंग $500 मिलियन रेवेन्यू इन 3-4 ईयर, ऑलमोस्ट 2x करंट साइज। तो ज़्यादा मत सोचो इसके बारे में, ये आने वाले सालों में होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता, तो इसलिए इस पॉइंट को आप नेगलेक्ट करो, ये इसलिए छोड़ा था शायद मैंने। हाँ ठीक है, अब आ जाते हैं रिस्क पे। ये मैं आपको भैया पूरी वीडियो में एक ही बात मैंने बोली, हाई वैल्यूएशन। ये अभी भी यहाँ पे तो कह रही है बहुत ही ज़्यादा दिखाया हुआ है, ये पुराना डेटा हो गया, तो ये अभी तो नहीं है, बट अभी भी भैया 37 का पी है, कोई छोटा पी नहीं है, 37 अभी भी एक ग्रेट नंबर है। ठीक है, बट अगर हाँ कल को अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे होने लग जाते हैं अचानक से, ठीक है, तो भैया ये जस्टिफाई करेगा, फिर ऊपर को निकलेगा शायद। चाहे अब जोमेटो ले लो भाई, 1000 के पी पे चल रहा है, बट ऑल टाइम हाई पे है ना, तो ऐसा आप सिर्फ पी के भरोसे मत रहो कि शेयर अच्छा है या बुरा है आपका। ठीक है, उसका आते हैं एग्जीक्यूशन डिलेस, ये एक कंसर्निंग पॉइंट है। लार्ज डील टेक टाइम टू इम्प्लीमेंट, इम्पैक्टिंग क्वार्टरली नंबर्स। ठीक है, ऑब्वियसली अगर जो बड़ी डील्स इनके पास आ जाती हैं तो भाई टाइम तो लगेगा। एक मिड कैप कंपनी यार, अब ऐसा तो नहीं लार्ज कैप कंपनी है, लोग इनके पास भर के पड़े हुए हैं, इतना भाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लोग इतना ज़्यादा मैन पावर, इसलिए ये लोग थोड़ा ऑटोमेशन की ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर लार्ज डील आएंगे तो इनके पास थोड़ी दिक्कत आएगी। फेस स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फ्रॉम ग्लोबल आईटी एंड प्रोडक्ट कंपनीज। ठीक है, अब यही वाली बात है भाई, ऐसा तो है नहीं न्यूजन अकेला ये काम कर रही है, या बहुत सारी कंपनीज ऐसा काम कर रही है। अगर कोई कल को नई कंपनी आ जाती है जो इससे सस्ते में सर्विस दे देगी तो थोड़ा सा इनके लिए तो रिस्क हो ही जाएगा, और ग्लोबली भी बहुत सारी ऐसी आईटी कंपनीज हैं जो सिमिलर काम करती हैं, तो ये एक थोड़ा सा कंपटीशन इनके लिए रहेगा। उसके अलावा जो मैंने आपको बोला सेकेंडरी, इफ आईटी स्पेंडिंग स्लोज लाइक इन रिसेशन ग्रोथ में डिप, ऑब्वियसली। ठीक है, 2-3 साल के लिए स्टॉक्स हो जाते हैं, आईटी स्टॉक्स में होती है ये चीज। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं ये जो आपको प्राउड होना चाहिए, इज एन इंडियन आईटी प्रोडक्ट कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली इंडिया, फाउंडेड इन 1992, और ऑलरेडी 70+ कंट्रीज में जो है अपने कदम जमा चुकी है, और मेन बेस अभी भी इंडिया में ही है। ठीक है, तो आपको इसके लिए प्राउड फील होना चाहिए, बस इसलिए मैंने ये स्लाइड डाली है, इसका कोई रोल नहीं था यहाँ पे फंडामेंटल से, बस एक थोड़ा सा वो रहने के लिए कि हाँ भाई इंडियन कंपनी है भाई, कुछ उखाड़ रही है, हमारी इंडिया की कंपनी भी कुछ उखाड़ रही है, वो वाली बात के लिए बस मैंने ये स्लाइड आपके लिए जोड़ी। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे मेरे फेवरेट पार्ट पे, यहाँ पे चार्ट पे। और भाई 22 मिनट हो गए मुझे बकबक करते हुए, सॉरी फॉर दैट गाइस, बट यार जो जरूरी था वो जरूरी था यार, मेरे को भी समझाना था। अब बार बार ऐसी वीडियोस नहीं बनती, आप भी जानते हैं, एक बार बन गई तो अब काम चला लेना भाई, ये अगले 6-7 महीने के लिए, फिर उसके बाद दोबारा अपडेट दे दूंगा मैं। ठीक है, तो न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक हमारा आ गया टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो वैल्यूएशन अभी महंगे है, और ये चार्ट पे साफ झलक रहा है, कोई भी स्टॉक जब गिरता है ऐसे गिरता है, थोड़ा रिकवर करता है फिर और गिरता है, यही होता है, यहाँ पे भी यही हो रहा है, एक गिरा है ऊपर गया है और अब दोबारा ये जर्नी दोबारा नीचे की। अगर ये वाला ब्रेकडाउन आता है तो पॉसिबल है थोड़ी और गिरावट इसमें अभी पेंडिंग है, और ये हमारा 37 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, 37 या 38 एग्जैक्ट नंबर में भूल गया। ठीक है, 38 था शायद, हाँ 38 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, और अगर ग्रोथ नहीं आती है तो पॉसिबल है ब्रेकडाउन आ जाए और नीचे का लेवल भी हिट कर ले। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस अब अपना यहाँ से जो है अपना बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ इस कंपनी में। ठीक है, आपको अगर सही लगता है आप वो कर सकते हैं, नहीं लगता है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई भी स्टॉक यहाँ पे 4 टुकड़ों में खरीदता हूँ जो मुझे फंडामेंटली पसंद है। न्यूजन मुझे फंडामेंटली पसंद है, इसलिए फर्स्ट स्मॉल क्वांटिटी ओवरऑल पोर्टफोलियो का 0.5% अभी तक मैंने इन्वेस्ट किया है इस स्टॉक में। मेरा टोटल एम है 2 से 3% इन्वेस्ट करने का अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का इस स्टॉक में। ठीक है, तो उसको लेके मैं कैसे करूंगा, 0.5% मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूं। अब मैं बताऊंगा नहीं भाई किधर के लेवल्स मैंने बाई किया है, बट इधर के आसपास ही है, अभी नेगेटिव नहीं हुआ है, आप समझ लो कहाँ पे बाई किया है। ठीक है, तो और सेकंड बाइंग मैं करने वाला हूँ इस जोन पे, जो कि है आपका ये नंबर 725। ठीक है, तो 725, अब एग्जैक्ट 725 नहीं है यार, ये आप समझो भाई 725 का ही वेट कर रहे हो। ठीक है, 730 आ गया,
735 भी आ गया, ठीक है, मतलब ठीक है, 20 30 40 पॉइंट ऊपर नीचे होती रहती है चीजें, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ा ना है। वो देख लिया जाएगा, उस समय देखा जाएगा यार जब लूंगा। अब टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा मैं, जब बाई करता हूँ मैं टेलीग्राम पे हमेशा अपडेट करता हूँ, ठीक है, एजुकेशन पर्पज के लिए, कोई टिप एडवाइस नहीं, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहो तो वो चैनल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 725 के आसपास मैं अपनी सेकंड क्वांटिटी बाई करूंगा, थर्ड क्वांटिटी में अपनी बाई करूंगा 550 के लेवल पे, और फोर्थ क्वांटिटी में बाई करूंगा यहाँ पे इन लेवल्स पे। आई नो मैं ये लेवल बोलूंगा नहीं अपने मुंह से, आप डर जाओगे, बट देख लो क्या लेवल है ये, ठीक है। आता है तो इन लेवल्स में मैं बाई करूंगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इससे पहले कि आप गाली बकने लग जाए नीचे कमेंट सेक्शन में, ये जो नीचे के लेवल्स दिए गए हैं ये हो सकता है आए, हो सकता है ना भी आए, इट्स टोटली ओके, ठीक है। आते हैं तो भैया मैं इन्वेस्ट करूंगा 4 टुकड़ों में, ठीक है। आ गए तो भाई क्या कर लो है, कुछ नहीं कर सकते हो फिर तुम। ये नहीं आते हैं तो इट्स टोटली ओके भाई, हमारे हाथ में नहीं है, छोड़ देंगे भाई स्टॉक को, किसी और स्टॉक में। भाई 4-5 हजार स्टॉक है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, एक ही स्टॉक से पैसा थोड़ा कमाना है, एक एंट्री तो हमने ले ली है, ये छोटे क्वांटिटी में मुनाफा कमा लिया जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है भाई बताओ मेरे को, ठीक है। नहीं बनेगा पैसा भाई 10-20 हजार पे, 4-5 हजार पे पैसा बना के खुश हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो नीचे के लेवल आते हैं, जरूर मैं यहाँ पे प्लान करूंगा बाय करने का 4 टुकड़ों में, नहीं आते हैं इट्स टोटली ओके, छोड़ दिया जाएगा, कहीं और किसी और स्टॉक में काम कर लिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो पर रुकते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, योर होस्ट एंड दोस्त ओनली विशाल सुशील, चलो बाय बाय।